जय श्री कृष्णा। आप सभी को स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद सोनिया में। आई होप कि आपकी स्टडीज़ अच्छी चल रही होंगी। हम सीडीपी के बहुत सारे सेशंस ले चुके हैं और उन सेशंस के दौरान आई होप सो कि आपको वो चीज़ें समझ में आई होंगी। समझ में अगर आई तो प्लीज़ मैं चाहूँगी कि आप रिस्पॉन्ड कीजिए, मुझे बताइए कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है रीइंफोर्समेंट। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीडीपी के हिसाब से और सीटेट के हिसाब से, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बीएफ स्किनर का सबसे ज़्यादा योगदान है इस टॉपिक को लेकर के। इस टॉपिक में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इतने घुमावदार आते हैं कि आप बच्चा ना समझ नहीं पाता है। तो अगर ये थ्योरी आपके माइंड में क्लियर हो गई तो आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज भी चालू करेंगे, जिसके अंदर आपको मैं तरह तरह के क्वेश्चंस करवाऊंगी ताकि एग्जाम्स के अंदर आपको कोई डिफ़िकल्टीज नहीं हो। लेकिन उसके पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपको भी मेरा थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा और आपको मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद करनी पड़ेगी। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो हम मेहनत कर सकते हैं, लेकिन रिवॉर्ड देना आप ही का काम है। चलिए शुरू करते हैं। रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट क्या होता है? नाम में ही छुपा है इसका मतलब। री मतलब दोबारा, इन्फोर्समेंट मतलब फोर्स करना। अगर किसी चीज को आप बार बार आप रिपीट करते जा रहे हो तो वो रीइंफोर्समेंट बन जाता है। आपको उसकी आदत हो जाती है और आप उसी आदत के दौरान उस काम को ऑटोमेटिकली करने लगते हैं। आपका ब्रेन उसी तरीके से काम करने लगता है। ठीक है, तो रीइंफोर्समेंट इज अ कंसेप्ट गिवन बाय बीएफ स्किनर। याद रख लो, बीएफ स्किनर से जुड़ा हुआ था रीइंफोर्समेंट। हिज थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के अंदर रैट के ऊपर एक अच्छा खासा प्रयोग किया था, जिसे हम पढ़ेंगे डीप में। उन्होंने रैट को एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया था और वहां पर एक ब्लॉक लगा दिया था और उन्होंने उस रैट को बार बार, मतलब जैसे वो रैट उस ट्रिगर को दबाता था ना, वैसे ही जो है वो रिवॉर्ड के रूप में खाना जो था ना उसके पास में आता था। एक दो बार उसको रैट को समझ में नहीं आया, लेकिन फिर क्या था, उस रैट ने बार बार कोशिश की उस ट्रिगर को दबाने की। तो उसको ने देखा कि भाई मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है इसका। तो जब रिवॉर्ड मिलने लगा तो उसको समझ में आ गया कि जब मैं इस ट्रिगर को दबाऊंगा तो ही मुझे रिवॉर्ड होगा, तो मिलेगा। तो उसने बार बार उस एक्शन को रिपीट किया। अब वो रिपीट उसकी आदत बन गई थी, क्योंकि उससे उसको रिवॉर्ड मिल रहा था। ठीक है, तो आपकी जो हैबिट है और जो रिवॉर्ड है, दोनों का डायरेक्ट कनेक्शन होता है। इसी को रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। रीइंफोर्समेंट मतलब आप किसी के अंदर कोई भी आदत लगवा सकते हैं। कहा जाता है कि 21 दिन लगते हैं, 20 से 21 दिन लगते हैं एक आदत को ब्रेन के अंदर स्कीमा में सेट करने में। जब वो आदत आपकी स्कीमा में सेट हो जाती है तो वो एसिमिलेट होकर के वर्क करती है। तब तक वर्क करती है जब तक उसमें एकोमोडेट नहीं हो जाता, कोई न्यू इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं हो जाती। तो कोई भी अच्छी आदत या कोई भी बुरी आदत लंबा टाइम लेती है, 20 डेज एटलीस्ट लेती है आपके ब्रेन के अंदर स्कीमा में जाने के लिए। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी आदतों को अपनाना चाहते हैं और कौन सी आदतों को छोड़ना चाहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। रीइंफोर्समेंट मीन्स एनी स्टिमुलस, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी negative, any stimulus that increases the probability of a behavior being repeated in the future। मतलब वो behavior जो फ्यूचर में जाकर के आप रिपीट करोगे, ऑटोमेटिकली रिपीट करोगे। आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली आपको ये सजेशन देगा कि हाँ अब मुझे ये करना है। इसको बोला जाता है रीइंफोर्समेंट। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर देना चाहती हूँ मेरे बच्चों का। मेरे 2 बच्चे हैं, एक है 8 साल का, एक है 5 साल का हो गया है, वो इसी सितंबर में हुआ। तो अभी लास्ट 2 और 3 मंथ से ना मैंने उनको आदत डाली कि नहाते बरोबर जाके भगवान जी का पर्दा खोल के उनके सामने ना हनुमान चालीसा बोलनी है। अब डेली मुझे बोलना पड़ता था, कम से कम 15-20 दिन, महीना भर लगा मुझे उसको उन दोनों को बोलने में कि नहाते बरोबर तुमको जाना है, सबसे पहला काम यही करना है, जाके तुमको हनुमान चालीसा बोलनी है। इस स्कीमा को ब्रेन में बिठाने के लिए मुझे महीना भर लग गया। लेकिन अब अगर वो 10 बजे भी नहाते हैं, छुट्टियां चल रही हैं, छुट्टियां हो गई हैं, तो 10 बजे भी नहाते हैं, अगर वो 9 बजे भी नहाते हैं, तो सबसे पहले पर्दा खोल के खड़े हो जाते हैं और हनुमान चालीसा बोलना शुरू कर देते हैं बिना मेरे बोले।
दिस इज कॉल्ड री इन्फोर्समेंट। री इन्फोर्समेंट मतलब मैंने उनको 1 महीने तक फोर्स किया, बार 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 री इन्फोर्स किया उनको मैंने वो काम करने के लिए, तो उनके ब्रेन के अंदर स्कीमा बैठ गया कि भाई अब नहाने के बाद सबसे पहले हमको हनुमान चालीसा बोलनी है। इसी को बोला जाता है री इन्फोर्समेंट। और आप अपनी डेली डेली आदतों में, डेली किसी ना किसी चीज में याद करो, बैक में जाओ, कोई ना कोई आदत ऐसी रही होगी जो आप कंटिन्यू करते हैं, चाहे वो सोने से पहले बुक पढ़ने की आदत हो, चाहे वो कुछ भी करने की आदत हो, वो आपको एक सर्टेन टाइम लेती है आपके माइंड में सेट होने के लिए, लेकिन आप वो चीज पर ध्यान नहीं देते हैं कि वो अच्छी आदत आपके माइंड में सेट होने के लिए जगह बना रही है या फिर बुरी आदत, क्योंकि यह काम दोनों पर ही करता है। चलिए आगे चलते हैं। देखो मैंने जैसा कि आपको बताया, री इन्फोर्समेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट क्या होगा? When a pleasant stimulus is added after a behavior to increase it, मतलब जैसे उस चूहे को रिवॉर्ड दिया गया था खाने के रूप में, तो जब वो ट्रिगर दबा रहा था, अगर उस ट्रिगर को दबाते बरोबर वो फंस जाता तो दोबारा उस ट्रिगर के पास कभी नहीं आता। लेकिन उस ट्रिगर को दबाने के बाद उसको रिवॉर्ड मिला, तो उसने सोचा कि ये ट्रिगर दबाना तो बहुत अच्छी बात है, बार बार उसने ट्रिगर दबाया, बार बार रिवॉर्ड मिला, तो ये एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट था उसके लिए। तो उनको वो चीज करने पर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिल रहा था, तो वो चूहे उसको रिपीट कर रहे थे। जैसे कोई भी बिहेवियर आपका रिवॉर्ड करके बिहेवियर को इंक्रीज कर सकता है। जैसे आप किसी बच्चे के अंदर पॉजिटिव आदत डालना चाहते हो, तो जरूरी नहीं है कि उसको टॉफी, चॉकलेट, आइसक्रीम, इन सब चीजों का लालच दिया जाए। पॉजिटिव इंक्रीजमेंट बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जैसे अगर आप ये अच्छा बिहेवियर करोगे तो मैं आपसे बहुत प्यार करूंगी, अगर आप ये बहुत अच्छा बिहेवियर करोगे तो पक्का प्रॉमिस अगले महीने हम कुछ नया करेंगे, कुछ गेम एक्टिविटी खेलेंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के अंदर होंगी। आई होप सो कि समझ में आया आपको। सेकंड है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है? व्हेन एन अनप्लीजेंट स्टिमुलस इज रिमूव्ड, अनप्लीजेंट स्टिमुलस इज रिमूव्ड आफ्टर अ बिहेवियर टू इंक्रीज इट। मैंने बोला आपको कि ये पॉजिटिविटी के लिए भी होता है और नेगेटिविटी के लिए भी होता है। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं आप यहाँ पे, रिमूवल ऑफ अनप्लीजेंट थिंग्स बिहेवियर को बढ़ा देती है। बिहेवियर को ये किस तरीके से बढ़ाती है? देखो, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि उसको पनिशमेंट दो, उसको पनिश करो कि तुमको, अगर तुमने होमवर्क नहीं किया तो मैं तुमको क्या बोलते हैं, बाहर धूप में खड़ा कर दूंगी, अगर तुमने होमवर्क नहीं किया तो मैं तुमको ये सजा दूंगी, ऐसा कर दूंगी, वैसा कर दूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। एज अ टीचर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जैसे किसी चीज का प्रिविलेज उठाओ। प्रिविलेज मतलब जैसे अगर तुम मेरा ये काम करोगे या फिर इस हैबिट को, इस पॉजिटिव हैबिट को अपना डेली का रूटीन बनाओगे तो मैं तुम्हारे पढ़ाई में से 10 मिनट्स कम कर दूंगी। चलो हो गया, चलो ठीक है। अगर आप डेली मुझे एक पेज ये वाला हिंदी, इंग्लिश या फिर कुछ भी लिख करके दिखाओगे तो मैं आपका होमवर्क जो है वो 10 मिनट्स कम कर दूंगी। ठीक है, ये एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो गया कि भाई ठीक है, हमको ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, वॉलंटियर कर रहे हैं आप। ठीक है, जैसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के अंदर हम सोचें कि भाई आप एज अ टीचर बच्चे की बढ़ाई कर दें, भाई आप स्टडीज़ बहुत अच्छे करते हो, जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि ये बच्चा राइटिंग में बहुत वीक है, राइटिंग इसकी बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि तुम्हारी राइटिंग अच्छी नहीं है, कितनी गंदी सड़ी हुई राइटिंग है, सही से तुमको लिखना भी नहीं आता। इस तरह के ताने आप उसे नहीं मारोगे, आप उसको रीइंफोर्स करोगे। रीइंफोर्स कैसे करोगे? वाओ, आपकी राइटिंग में तो बहुत सुधार हो रहा है, आपकी राइटिंग तो धीरे धीरे बहुत अच्छी होती जा रही है। देखना, आपके जो वर्ड्स है ना वो उसके लिए गोल्डन वर्ड्स का काम करेंगे। गोल्डन वर्ड्स का काम करेंगे तो वो अपनी राइटिंग पर सुधार का काम करेगा और ऑटोमेटिकली उसकी राइटिंग सुधार होती चली जाएगी। ऐसे ही मैंने आपको बताया कि अगर आप बच्चे को ऐसे बोल सकते हो कि अगर बच्चा ये टास्क कंप्लीट करेगा तो मैं उसका जो होमवर्क है वो कम कर दूंगी या फिर रिड्यूस कर दूंगी या फिर कैंसिल कर दूंगी। तो जरूरी नहीं है कि जो नेगेटिव इन्फोर्समेंट हो वो हमेशा पनिशमेंट हो, जरूरी नहीं है। वो डिपेंड करता है आप पर कि आप उसको किस तरीके से लेना चाहते हैं। तो बीएफ स्किनर साहब ने बेसिकली इन्हीं चीज़ों के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बात की कि एक बच्चे के अंदर आप पॉजिटिव और नेगेटिव किस तरीके के जो बिहेवियर हैं उसको
इंक्रीज कर सकते हो। तरह तरह के साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इस रीइंफोर्समेंट को अपने अपने हिसाब से बताया भी था कि भाई, जैसे बंडूरा साहब ने बोला था कि रीइंफोर्समेंट जो होता है वो स्पेशली चिल्ड्रंस को ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव तरीके से इंक्रीज करे या फिर आगे की तरफ बढ़ाए। वो अगर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट उनको मिल गया तो वो गलत दिशा में भी जा सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि जो रीइंफोर्समेंट है उसको हमेशा पनिशमेंट की तरह नहीं लेना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि रीइंफोर्समेंट जो है वो पॉजिटिव रहे, चाहे वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो या फिर पॉजिटिव, आप उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो होती है ना वो बिहेवियर को वॉलंटियर करने का काम करती हैं, जो बच्चे के बिहेव में काफ़ी कुछ चेंजेस ला सकता है। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। देखिए, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम ये भी देख लेते हैं कि रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट में आखिर डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि हमने यहाँ पर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की भी बात की है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात इस तरीके से की है कि जब आप उसको रीइंफोर्स कर रहे हो उस चीज़ के लिए, तो वो नेगेटिव नहीं हो, एक तरीके का उसको वो बच्चा उस चीज़ को पॉजिटिव ले। जैसे रीइंफोर्समेंट क्या होता है, जो कि बिहेवियर को इंक्रीज करने का काम करता है। क्या करता है? बिहेवियर को इंक्रीज, की चलो आपकी तो हैंडराइटिंग अच्छी होती जा रही है, तो वो बच्चा उस चीज़ को बहुत अच्छा, जैसे थोड़े टाइम पहले की बात है कि मेरा जो छोटा बेबी है विराट, उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। मैं जितनी बार उसको बोलती थी कि ना बेटा चलना, पढ़ना, एग्जाम भी आने वाले हैं, थोड़ा सा कर लेना प्लीज़, हर बार अवॉइड करता था, मम्मा प्लीज़ बाद में कर लूँ, मम्मा प्लीज़ बाद में। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या ऐसा करूँ कि क्या होता है ना कि बीइंग अ टीचर जब हम पढ़ाने लगते हैं, जैसे बीइंग अ टीचर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मुझे ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है, पर कभी-कभी क्या होता है डेली लाइफ में हम इन्हीं चीज़ों को भूल जाते हैं, और भूल जाते हैं तो फिर इसी तरह की हरकतें होती हैं। तो फिर मैंने धीरे-धीरे उसको ना रीइंफोर्स करना शुरू किया, छोटी-छोटी चीज़ें टास्क देना शुरू किया। अच्छा चलो दोनों भाइयों में कंपैरिज़न करते हैं, कौन जल्दी होमवर्क करेगा, जो जल्दी होमवर्क करेगा मम्मा उसे बहुत प्यार करेगी, जो जल्दी होमवर्क करेगा मम्मा उसको शाम को घुमाने लेकर के जाएगी। इस तरीके का रीइंफोर्समेंट देना शुरू किया। देखा बिहेवियर में थोड़ा-सा इंक्रीज़मेंट हो रहा है, चेंज हो रहा है। पहले उसकी हैंडराइटिंग बहुत गंदी थी, छोटे वाले की बहुत गंदी थी, लेकिन फिर बाद में इसी तरीके का रीइंफोर्समेंट मैंने देना स्टार्ट किया। वाओ विराट, तुम्हारी तो हैंडराइटिंग बहुत सुंदर होती जा रही है, तुमको तो स्टार भी मिलने लग गया। फिर मैंने धीरे धीरे उसकी कॉपीज में स्टार देना शुरू किया, स्माइली देना शुरू किया, तो वो ऑटोमेटिकली अपनी हैंडराइटिंग को अच्छा करता, अच्छा करके मुझे दिखाता और मुझे बोलता मम्मा मुझे स्टार दो ना प्लीज़, मम्मा मुझे स्माइली दो ना। तो ये चीज़ उसके बिहेवियर को इंक्रीज कर रही थी। वहीं पर अगर मैंने उसको पनिशमेंट दे दिया होता, उसको थप्पड़ लगा दिया होता था, डांट दिया होता था, उसके बड़े भाई के आगे उसको इंसल्ट कर दी होती थी, तो उसका बिहेवियर जो है ना वो डिक्रीज हो जाता था। वो अपने बिहेवियर को फिर आगे बढ़ने नहीं देता था, वो उस चीज़ पर ध्यान ही नहीं देता था। नंबर सेकंड क्या हो सकता है, कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, जो हम इतनी देर से यही बात कर रहे हैं कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उस रीइंफोर्समेंट को उस बच्चे पर अप्लाई करते हैं, कि उसको वो तो पॉजिटिव दे करके जा रहा है वैल्यूज या नेगेटिव दे करके जा रहा है। लेकिन पनिशमेंट की बात करें तो पनिशमेंट जो है वो ज़्यादातर नेगेटिव होता है। नेगेटिव क्यों होता है? बच्चे के अंदर एक हीन भावना वो जगा देता है। हर बार ज़रूरी नहीं कि पॉजिटिव हो। हाँ, एक बात है कि भाई जैसे पहले हमारे टाइम में क्या होता था कि भाई हमको डर लगता था टीचर से। अरे टीचर ने बोल दिया, हमारे है ना एक साइंस वाले सर थे, काफ़ी अजीब से लगते थे, दिखने में भी डरावने थे और उनको देख करके वैसे ही डर लगता था। और हमेशा क्लास में एंटर करने से पहले उनके हाथ में ना डंडा रहता था। उस टाइम पर तो डंडे से मस्त पिटाइयाँ होती थी, थोड़ा बहुत तो मैं भी पिटी ही हूँ। तो वो डंडा लेकर के आते थे, तो उस डंडे को कोने में रख देते थे। तो सबसे पहले हमको ना उस डंडे से डर लगता था। अब वो क्या करते थे कि भाई आज क्वेश्चन आंसर्स हो गए, कल मैं ये क्वेश्चन आंसर्स पूछूंगा। अब बस हम किसी और चीज़ पर ध्यान नहीं देते थे, कोई और सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन वो जो चैप्टर खत्म हुआ है उसके क्वेश्चन आंसर ऐसे ब्रेन में स्कीमा की तरह फिट कर लेते थे कि शायद हम अभी तक भी नहीं भूले होंगे उन आंसर्स को। तो एक तरीके से ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी हो सकता है, लेकिन इसके पीछे की वजह जो है वो इंट्रिंसिक नहीं होती है। इनके पीछे की जो वजह होती है वो डर होता है, जो कभी कभी अच्छा नहीं होता।
नंबर 3 क्या होता है, एनकरेजेस लर्निंग। रीइंफोर्समेंट में क्या होता है कि हमारी जो एनकरेजमेंट होता है ना वो बढ़ता है, हमारी लर्निंग बढ़ती है, हम सीखने की इच्छा रखते हैं, हम चाह रखते हैं सीखने की। लेकिन पनिशमेंट के अंदर हमको डर, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि हम डर के मारे पढ़ाई करके लाते थे। पता है कैसे मारते थे वो हमको? 2 उंगलियों के बीच में जो फिंगर्स होती है ना अपने हैंड के 2 फिंगर्स के बीच में पेन रख देते थे और फिर ना फिंगर्स को टेढ़ा करके ना बुरी तरीके से दबाते थे। कभी-कभी तो वो जो पेन का अगर पतला वाला जो सिरा होता था ना वो नुकीला होता था, तो वो कभी कभी स्किन में चुभ जाता था ना, तो खून निकल जाता था बच्चों के। काफी बहुत बहुत गंदा तरीका था वो। लेकिन उस वक्त ना तो टीचर्स को कोई रोकता था, ना गवर्नमेंट ने ऐसे कोई रूल्स इम्प्लीमेंट किए थे कि भैया पिटाई नहीं होनी चाहिए या फिर कुछ नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने बहुत पिटाइयाँ खाई हैं इस चक्कर में। आजकल के बच्चे तो बहुत लकी हैं कि उन्हें टीचर्स को पिटाई तो बहुत दूर की बात है, उनको तो बर्दाश्त करना पड़ता है उन बच्चों को तो, ठीक है ना। आई होप सो कि रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट का जो वो है कंपैरिजन, वो काफी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, बीएफ स्किनर साहब जो थे ना उन्होंने शेड्यूल्स रखे थे रीइंफोर्समेंट के। शेड्यूल्स क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू बीएफ स्किनर, रीइंफोर्समेंट कैन बी गिवन इन द डिफरेंट पैटर्न। इनके डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। एक होता है कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट, की एक ही चीज को आप लगातार 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 एक ही चीज को आप एवरी टाइम दे रहे हो, मतलब रिवॉर्ड दे रहे हो, तो रिवॉर्ड रिवॉर्ड रिवॉर्ड। अब उस बच्चे को क्या है, रिवॉर्ड की आदत हो गई है। अब वो कोई भी काम करेगा तो रिवॉर्ड के लिए करेगा, तो ये भी एक तरीके का माइनस चीज हो जाती है कि अब वो बच्चा अगर नॉर्मल भी आप उससे कुछ काम करवाना चाहोगे तो वो पहले आकर के बोलेगा कि मम्मा मुझे क्या रिवॉर्ड मिलेगा तभी मैं ये काम करूंगा। तो मतलब उसके अंदर जो इंट्रिंसिक वैल्यूज होती है ना कहीं कम हो जाती हैं, कि वो खुद के मन से है ना फील नहीं करता कि अब मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये भी एक तरीके का पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, बट कभी कभी ना नेगेटिव शो कर जाता है। दूसरा जो होता है वो इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट होता है, मतलब रिवॉर्ड गिवन समटाइम्स मेक्स बिहेवियर स्ट्रॉन्गर एंड लॉन्ग लास्टिंग। एक तो फियर का ले सकते हो आप इसमें एग्जांपल। फियर मतलब वो डर टीचर्स का रिवॉर्ड नहीं था, वो डर जो टीचर्स का था ना वो रीइंफोर्समेंट ऐसा था, खतरनाक वाला, पनिशमेंट वाला, कि वो हमको आज तक भी याद है। तो ये भी एक लॉन्ग लास्टिंग होता है। लेकिन कुछ रिवॉर्ड्स ऐसे होते हैं बच्चों के अंदर जो पॉजिटिव तरीके से लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं, पॉजिटिव तरीके से बढ़ते हैं। तो जैसे उनको वैल्यूज आप दे सकते हैं, संस्कार दे सकते हैं, जैसे हनुमान चालीसा वाला बोला। तो ये जो है लॉन्ग लास्टिंग रहेगा उनका, कि जैसे जैसे वो बढ़ेंगे तो उनको अपनी खुद की वैल्यूज का पता चलेगा। भगवान के लिए थोड़ा सा हमको समर्पित होना चाहिए, जैसे वो अपने मम्मा को देखता है, दादी को देखता है, पापा को देखते हैं पूजा पाठ करते हुए, तो उनको पता तो है ही कि इस तरह की वैल्यूज हमारे अंदर होनी चाहिए। तो अभी जस्ट देना उनको ये वैल्यूज शुरू किया है तो वो लॉन्ग लास्टिंग उनको फॉलो करेंगे। तो ये एक तरीके का इंटरमिटेंट जो है रीइंफोर्समेंट हो सकता है। अब देखिए, रीइंफोर्समेंट के बारे में हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं, लेकिन क्लासरूम के अंदर उस रीइंफोर्समेंट को किस तरीके से अप्लाई करेंगे वो भी जरूरी है। तो इस तरीके का जो रीइंफोर्समेंट होता है वो आपको बताता है कि क्लासरूम के अंदर किस तरीके से इसको यूज में लेना चाहिए, किस तरीके की इम्पोर्टेंस जो है इसकी हो सकती हैं। जैसे ये मोटिवेशन को इंक्रीज करता है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया मेरे बच्चे का, कि आप किसी बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं, वाह तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, वाह तुम तो बहुत अच्छा गाना गाते हो। तो क्या होगा, वो अपनी उस जो जो उसकी क्वालिटी है ना वो उसको पॉलिश करने की कोशिश करेगा, सिर्फ एप्रिसिएशन लेने के लिए। दूसरा होता है डेवलप गुड हैबिट्स। अच्छी हैबिट्स भी डेवलप होती हैं, जैसे मैंने उनको हनुमान चालीसा पढ़ना सिखा दिया। मेरा छोटा सा 5 साल का बेबी हनुमान चालीसा बोलता है, बहुत अच्छे से बोलता है, बहुत क्यूट लगता है। कभी उसका वीडियो बनाया ना तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। तो गुड हैबिट्स आप उसमें डेवलप कर सकते हो। बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनको सेल्फ कॉन्फिडेंट बना सकते हो आप हर एक छोटी छोटी चीज के लिए। वो अपना काम खुद से करें, जैसे कि उनको बोलो कि बेटा घर के सारे जूते उठा करके तुमको खुद से रखने हैं, जो खाना जिस प्लेट में तुम खाना खा रहे हो उस प्लेट को तुम खुद से रख करके आओगे। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो छोटे छोटे बच्चों को आप, जो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं उनको आप सिखा सकते हो। जैसे अपना बैग आपको रोज जमाना है, बच्चों के लिए तो यही बड़े टास्क हो जाते हैं। अपना बैग आपको रोज जमाना है, आपके इसेंशियल्स जो हैं वो आपको खुद से संभाल के रखने हैं। तो ये सारी चीजें जो है उनको सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाती हैं। नहाने के बाद उनको कपड़े खुद से पहनने हैं, तो सेल्फ कॉन्फिडेंट डेवलप होता है कि पेरेंट्स नहीं भी रहे तो वो ये काम
कर लेते हैं। जैसे मैंने मेरे बड़े बेटे को बताया कि भैया गैस, अब वो बड़ा हो गया 8 साल का, तो गैस को किधर टर्न करते हैं कि वो बंद हो जाती है। तो कभी कभी दूध गर्म हो रहा होता है तो वो उसको बंद करके आ जाता है, हम लोग बोल देते हैं उसको कि भाई गैस बंद कर दे, दूध गर्म हो गया होगा। तो ये चीज हमने सिखाई है, तो उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि हाँ यार ये काम तो मैं कर ही सकता हूँ। पर छोटे वाले के लिए हम थोड़ा सा डरते हैं, अभी बहुत छोटा है वो। डिसिप्लिन इंप्रूव होता है, जैसे डिसिप्लिन इंप्रूव हुआ कि भाई सुबह सुबह उठ करके वो हनुमान चालीसा बोलते हैं, तो एक तरीके का डिसिप्लिन भी हो गया। सुबह उठ के नहा करके स्कूल जाना है, मतलब नहा कर स्कूल जाना है, ये वैल्यूज उनको दी जाती है। तो आप एक भी दिन उनको बिना नहाए भेज ही नहीं सकते। मेक्स लर्निंग एंजॉयबल, लर्निंग्स को तो एंजॉयबल बनाने का पूरा काम चाइल्ड सेंटर पेडागोजी का या फिर स्कूल्स का सिलेबस या करिकुलम का बना ही है, ये इसी बेस पर काम करती है। तो आई होप सो कि जो क्लासरूम के अंदर आप रीइंफोर्समेंट की जो इम्पोर्टेंस होती है वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। चलिए अब आप एजुकेशन फील्ड में इसको क्या इम्प्लीमेंट करोगे, किस तरीके से इसका इम्प्लीकेशन करोगे। तो यूज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मोर देन पनिशमेंट। पनिशमेंट तो आज के टाइम पर बैन हो गई है भैया, गलती से भी दे मत देना। छोटा सा बच्चा जाकर के टीचर की कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में कर सकता है। अभी रिसेंट न्यूज है, अखबार में आया था कि एक बच्ची को 1 साल पहले किसी लेडी टीचर ने कान के ऊपर दबा के मारा था, जो 1 साल बाद उसके कान की जो नस है वो ढीली हो गई, जिसकी वजह से उसको सुनना बंद हो गया। अब उस 1 साल के बीच में क्या हुआ होगा या क्या नहीं हुआ होगा, लेकिन उसको याद आया कि मुझे टीचर ने यहाँ कान पे मारा था, तो बेचारी वो टीचर गई जेल में। तो ध्यान रखिएगा, पनिशमेंट मत दीजिएगा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दीजिएगा। दूसरा, इमीडिएट रीइंफोर्समेंट इज मोर इफेक्टिव। जैसे बच्चे ने कोई अच्छा काम किया तुरंत उसको अप्रिशिएट करो। अरे हम बड़ों को भी अप्रिशिएशन चाहिए होता है। कभी कभी मैं अच्छा सब्जी बना लेती हूँ तो पूछती हूँ जाकर के कि कैसी बनी, और अगर मुझे मिलता है रीइंफोर्समेंट, उसके लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट अगर मुझे मिलता है, वाओ वाओ सोनिया बहुत अच्छी बनी, तो मुझे अच्छा लगता है, फिर मैं नेक्स्ट नई डिश ट्राई करने की कोशिश करती हूँ। पर अगर कोई यूँ बोल देता है कि ऐसी बकवास बनी है, तो मेरी तो इच्छा ही नहीं जाती कि मैं दोबारा जाकर बनाऊं। आपके साथ भी होता होगा। रीइंफोर्समेंट शुड बी मीनिंगफुल होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी दे दिया, अच्छा तूने इतना अच्छा काम किया, ले चॉकलेट ले ले, अच्छा ये काम तू कर देगा, चल तेरे को रात को चॉकलेट क्या आइसक्रीम खिला के लेकर के आऊंगा। ऐसा रीइंफोर्समेंट देना नहीं, बच्चों को गलत आदत लग जाती है। अवॉइड ओवर रिवॉर्डिंग ही है ये जो मैंने अभी आपको बताया, बार बार पे चॉकलेट दे रहे हो, बार बार पे आपको कुछ दिला रहे हो, कुछ कर रहे हो, इस तरीके का काम नहीं करना। ग्रेजुअली शिफ्ट फ्रॉम एक्सटर्नल रिवॉर्ड टू इंट्रेंसिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइंड में स्कीमा में सेट कर लो कि इंट्रेंसिक मोटिवेशन अगर बच्चे के अंदर पैदा हो गया एक बार, तो जो कुछ भी करेगा वो खुद की जील के लिए करेगा, कुछ भी पाने के लिए नहीं करेगा। लेकिन ये इंट्रेंसिक मोटिवेशन जो होता है ना, वो आप उस बच्चे को मोटिवेट करके जगा सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है कि वो बच्चा इस इंट्रेंसिक मोटिवेशन को अपना पाता है या नहीं अपना पाता, अपनी वैल्यूज को जगा पाता है कि नहीं जगा पाता। ये बहुत ही पॉजिटिव चीज होती है, डिपेंड करता है आप पर कि उस बच्चे को आप कितना मोटिवेट कर सकते हो कि उसके इंट्रेंसिक वैल्यूज जाग जाएं कि हम जो टीचर बनने जा रहे हैं वो 80,000 रुपए की सैलरी के लिए नहीं बनने जा रहे हैं। हमारा मेन उद्देश्य है कि हम बच्चों को, देश के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। क्या ये सच में आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन है या फिर कुछ और है? सच सच बताइएगा मुझे। हाँ, कंक्लूजन क्या है इसका? Reinforcement is a powerful tool in child development. It help in shaping desirable behavior and support effective teaching learning process. सारा गुणगान मैंने पूरे वीडियो के अंदर कर दिया है। जस्ट कंक्लूजन ये निकला है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो पावरफुल टूल हो जाता है अगर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट उसके अंदर भर दिया जाए, इंट्रिंसिक वैल्यूज को उसकी जगा दिया जाए, मोटिवेशन क्रिएट कर दिया जाए, एक डिजायरेबल शेपिंग मिल जाती है उनके बिहेवियर को, उनके सपोर्ट को, उनको उनको इफेक्टिव टीचिंग को। आई होप सो कि यह जो चैप्टर है वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नहीं भी हुआ तो आप मुझे कमेंट लिख सकते हैं, मैं और कोशिश करूंगी इसको दोबारा से स्लाइडेबल बना करके आपको साथ में शेयर करने की कोशिश करूंगी, समझाऊंगी। धीरे धीरे मैं अपना टेलीग्राम चैनल बना रही हूँ जहाँ पर मैं इनकी PDF बनाकर आपको भेज सकूँ, पर थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि इतना टाइम अवेलेबल नहीं हो पाता PDF वगैरह बनाने का। बट मैं कोशिश कर रही हूँ, बस आपका सपोर्ट इसी तरीके से मिलता रहे, थोड़ा सा ग्रो करने में मेरी मदद कर दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। इसका शॉर्ट्स भी रेडी हो गया है, क्विक रिवीजन है, आप उसे ग्रुप में जाकर के देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।